नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है? आज हमारी क्लास है बी वर्ब। आखिर बी वर्ब क्या है? बी वर्ब। आज की हमारी क्लास है बी वर्ब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वर्ब, मैंने पिछली क्लास में आपको वर्ब बताया था कि आखिर ये वर्ब है क्या, ठीक? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में बात करते हैं या कभी बताना हो कि आखिर किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि की स्थिति क्या है, अगर हम उस स्थिति को जानना चाहते हैं, वहां पर बी वर्ब का प्रयोग होता है। मैं आपको डिफिनेशन के माध्यम से बता देना चाहता हूं। जैसे कि ये हमारी डिफिनेशन है, ठीक है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं, स्थिति के बारे में बात करते हैं या बताते हैं, या बताते हैं कि उस वस्तु, सॉरी, उस वस्तु या व्यक्ति की, स्थिति क्या है। स्थिति क्या है तो उसे हम बी वर्ब कहते हैं। बी वर्ब, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं या बताते हैं कि उस वस्तु की स्थिति क्या है, तो वहां पर हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? ये तो हमारी हुई डिफिनेशन। मैंने समझाने के माध्यम से आपको इस चीज के बारे में बता दिया कि ताकि आपको अच्छे से, बेहतर से इस चीज के बारे में समझ में आए। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। एक मिनट में इसको पीछे से लिख देता हूं। ये हमारी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन डेफिनेशन के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आखिर ये बी वर्ब कार्य कैसे करती है। तो हम बात करते हैं जैसे कि वर्ब। आखिर ये वर्ब है क्या? मैंने आपको बताया कि जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति के बारे में बात करनी हो कि वस्तु कैसी है, कहाँ है, और ये स्थिति बताती है, तो वहां पर बी वर्ब का प्रयोग होता है। यही कारण है कि किसी भी सेंटेंस में हमें बी वर्ब के बारे में बात करने में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस है इसी बी वर्ब की मुख्य क्रिया के आधार पर जुड़ा होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उसके बाद में हमारा आता है जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक? ये कोई व्यक्ति है। मैं इतना अच्छा पेंटर तो नहीं हूं, ना मुझे कुछ पता है, ठीक है? बस आपको समझाने के माध्यम से बात करता हूं। जैसे कि ये व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति के बारे में हमें बात करना है। जैसे कि कोई भी नाम ले लेता हूं मैं इसका। जैसे कि ये है राहुल, ठीक है? ही इज, मैं इस व्यक्ति की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। ही इज राहुल, ठीक दोस्तों? ये है राहुल, और इसकी स्थिति, कंडीशंस क्या है, ये इसके बारे में बताता है। आखिर वर्ब हमारी हमारी वर्ब किस प्रकार कार्य करती है। जैसे कि ही इज राहुल, ठीक है? ही इज मैंने यहाँ पहले ही लगा दिया, कि कंडीशंस बता रहा हूं। और ही इज वेरी क्लीवर मैन, ठीक है? क्लीवर अर्थात ये बहुत चालाक है, ठीक? ही इज अ गुड पर्सन, गुड पर्सन। ही इज वेरी हॉनेस्ट, वेरी हॉनेस्ट।
और ही इज वेरी क्यूट, सॉरी सो क्यूट करते हैं, सो क्यूट अर्थात ये बहुत सुंदर है। ठीक, मैं अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये अननोन पर्सन है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता आखिर ये सब इंसान है क्या, ये कौन है। तो इसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारी वर्ब के आधार पर, जैसे कि यह राहुल है, ठीक है, ही इज वेरी क्लीवर, यह बहुत वह बहुत चालाक है। आगे क्या लिखा मैंने, ही इज अ गुड पर्सन, वह बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, अच्छा व्यक्ति है। उसके बाद में आगे मैंने क्या लिखा, ही इज वेरी ऑनेस्ट अर्थात वह बहुत ईमानदार है। इसके बाद में क्या बात हम इस व्यक्ति की कर रहे हैं, जो कि एक वर्ब के माध्यम से बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही इज सो क्यूट, यहाँ पे मैंने लिखा ही इज सो क्यूट, वह बहुत सुंदर है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये हमें यह बताती हैं कि आखिर इस व्यक्ति की स्थिति क्या है, ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में क्या बात हो रही है, ये कैसा है। तो इनमें सारी कंडीशंस में हमारी वर्ब काम करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि वर्ब किस प्रकार वर्क करती है। अब वर्ब की कुछ कंडीशंस होती हैं कि वर्ब क्या है और क्यों है, कैसे कार्य करती है। मैंने आपको यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से बताया कि हमारी वर्ब इस प्रकार वर्क करती है। अब वर्ब हमारी कौन कौन सी हैं और कैसी हैं, ठीक है, मैं इसे रेज कर देता हूं। दोस्तों आप बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मैं आज इंग्लिश लैंग्वेज का जो चैप्टर लेकर आया हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से ही सारा कुछ खेल शुरुआत होता है कि अंग्रेजी है क्या आखिर। अभी तो ये आपका बेसिक चल रहा है, बेसिक के माध्यम से बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, जीरो लेवल से बता रहा हूँ। जैसे कुछ कहीं पर आता है कि अंग्रेजी है तो क्या है, आखिर अंग्रेजी सीखना हमें क्यों जरूरी है, ठीक है, अंग्रेजी हमारे जीवन में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है, ये सारी बातें हैं। कि कहीं पर आता है कि जैसे कोई पर्सन है, आप हैं, हम हैं, या कोई भी व्यक्ति है, तो उससे बात की जाए साधारण में कि आप अंग्रेजी को सीखिए, समझिए, थोड़ा सा उसके बारे में मंथन कीजिए, तो लोगों के मन में आता है कि मैं क्यों करूं भाई, आखिर क्यों करूं, मेरे पास मेरी लैंग्वेज है हिंदी, मैं हिंदी में अच्छा गुजर बसर करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, बात करता हूँ, सारी चीजें मुझे क्लियर होती है, आखिर मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्या है, दैट इज व्हाई, ठीक है, आखिर ये क्यों है। इस क्यों का जवाब अधिकतर लोगों के पास है, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते, ना उनके मन में कोई डाउट है, ना कुछ सोचते हैं कि आखिर क्यों। ये मैं किस क्यों का जवाब आपको देना चाहता हूं कि आपको अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है। बाय द वे आप घर पे हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है, ना आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी जगह बना सकते हैं, ना आपको बात रख सकते हैं। यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ कि आखिर इंग्लिश सीखना जरूरी क्यों है। आज का टाइम ये है कि अगर हमें कोई भी चैप्टर देखना है, कोई भी इंटरव्यू देखना है, या हम किसी माध्यम से किसी व्यक्ति से कन्वर्सेशन करते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, तो वहां पर इंग्लिश का अधिकतर प्रयोग होता है। कारण क्यों कि इंग्लिश आज के जमाने में कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है, और कॉमन लैंग्वेज के साथ साथ हमें जरूरी है कि हम इस लैंग्वेज का अच्छे से मंथन करें, जाने पहचाने कि आखिर इंग्लिश है क्या। चलिए बात करते हैं इस वाई की। सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश इसलिए सीखनी है क्योंकि आपके घर में अगर एक छोटा सा बच्चा है, समझ रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, और आप उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका आप देखिए होमवर्क, सबसे बड़ी बात होती है। बाय द वे आपको आपके बच्चे को उसके स्कूल से कोई होमवर्क मिलता है, ठीक है, कोई कार्य मिलता है, अब वो उल्टा कर रहा है, सीधा कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इसके बारे में कोई पता नहीं। जब मैं ये कहता हूं कि जैसे कि ख्वाई, ठीक है, हमें अपने बच्चों को अगर होमवर्क के बारे में ये चीज देखना है कि बच्चा हमारा सही जगह कर रहा है या गलत कर रहा है कुछ भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इस क्यों का जवाब आपके घर में एक छोटे से बच्चे के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है।
आप ये देखिए कि बच्चे का होमवर्क कराना है वो भी इंग्लिश में कराना है, ठीक है। तो घर में कोई ऐसा सदस्य होना चाहिए जो उसके बारे में ये चीज जाने कि बच्चा हमारा सही जगह जा रहा है या गलत कर रहा है। उसके बाद में इंग्लिश आज के जमाने में इसलिए जरूरी होती जा रही है ताकि पता चलता है कि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां होने के बाद, ग्रेजुएशन, एमए, बीए, पीएचडी सब कुछ होने के बाद में आपकी एक कन्वर्सेशन इंग्लिश जो होती है स्किल ये नहीं है। आपके पास बात करने का लहजा नहीं है, आपकी इंग्लिश वीक है, आप इंग्लिश में कोई बात नहीं कर सकते। और ज्यादातर लोगों के बीच में ये जरूरत इसलिए बनती जा रही है क्योंकि ये हमारी जो है डेली की लाइफ में ये इम्पोर्टेंट होती जा रही है। अगर पता चलता है कि आज के जमाने में देहातों में हर एक जगह पर ग्रेजुएशन कंप्लीट है हमारा, हमने सारी डिग्रियां ले रखी है और हमारे पास इस इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल नहीं है, तो हमें कहीं पे जॉब नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी ये कन्वर्सेशन अच्छी है, आपकी इंग्लिश मजबूत है, आपको इसके बारे में अच्छे से पता है, तो सबसे पहले आपको एक गुड जॉब मिलेगी, ठीक है, जो आपको बेहतर जीवन यापन के लिए ये बहुत जरूरी है। आजकल बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ कोशिश तो सब करते हैं लेकिन सबको नहीं मिलती। अगर हमें कोई प्राइवेट जॉब भी चाहिए तो उसके पास में हमारे पास कन्वर्सेशन इंग्लिश इतनी गुड होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि हम अपने बातों के माध्यम से हम सामने वाले को समझा सकें, ठीक है। उसके बाद में आपको इंग्लिश इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप एक बहुत बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो उसके लिए भी आपको ये कम्युनिकेशन बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आपकी ये स्किल है तो आप अपने साथ अपने बच्चों के साथ 2-4 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक बेहतर टीचर बनना है, ठीक है, तो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और ये क्वालिटी है, जैसे कि आपको इस व्हाई का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि आखिर हमें इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। हमें किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, कि भाई सीधी सी बात, हम गए, एक अननोन पर्सन है सामने वाले, भाई कौन है, ठीक है, किसी ने पूछा हु आर यू, तो आपको उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, भाई अगर उसने बोला कि हु आर यू, अब आप ये तो नहीं कहते हाँ मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम, बिल्कुल एकदम सीधे खड़े होके, तो ऐसा नहीं है। अपने आप को बिल्कुल चेंज करो समय के हिसाब से, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया किसी पार्टी या इंटरव्यू वगैरह में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगली बात मैं करता हूं, जैसे कि इंग्लिश आपको एक कंप्लीट लीडर बनाती है, ठीक है। कंप्लीट लीडर ये बनाती है कि आप किसी भी पार्टी, शादी समारोह, फंक्शन में अगर आपके पास ये स्किल है तो आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति का दिल बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, ठीक। तो ये सारी कंडीशंस हुई कि हमें आखिर इंग्लिश सीखना जरूरी क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बी वर्ब की कि आखिर बी वर्ब किस प्रकार वर्क करती है। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा दोस्तों, आप लोग बने रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और हर उस जरूरतमंद तक इस क्लास को शेयर करें जो बच्चा घर पर बैठकर अपनी इस इंग्लिश स्किल को सीख कर आगे बढ़ना चाहता है। आप अपना कोर्स करिए, आप बेसिक में है, ठीक है, आप जैसे कि आप इंटर में है, ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन में किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं, आप ज्यादा नहीं सिर्फ 30 मिनट का समय दीजिए और 30 मिनट आप केवल हमारी क्लास को ज्वाइन करिए। मैं आशा करूंगा कि आप बिल्कुल बेहतर, 1 महीने में आपको इसके बारे में पता चलेगा, आपको अपने आप में चेंजेस दिखेंगे कि आखिर हमने कुछ किया है या हमने कुछ देखा है। तो चलिए बी वर्ब की बात करते हैं। बी वर्ब, हमारी वर्ब क्या होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की स्थिति के बारे में बात करना कि वह स्थिति क्या है, कैसी है, कहां पर है और क्यों है। तो इन सारी बातों को हमें क्लियर करने के लिए बी वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। चलिए बात करते हैं, वर्ब हमारी क्या है। वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, और एक होती है हमारी मेन वर्ब, ठीक। मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, ठीक, ये हमारी हो गई वर्ब।
अब इनमें दोनों में मुख्य हेल्पिंग वर्ब और सहायक क्रिया, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉमन लैंग्वेज से के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको बेहतर समझ में आए, ठीक। ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी हो गई मेन वर्ब। जैसा कि मैं यहाँ पे कहता हूं कि इंग्लिश में लिखता हूं, ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर, अर्थात वह एक किसान है। यहाँ पे हमारी क्या क्या सेंटेंस है? पहला तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, दूसरी हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट हुआ। इन तीनों सब्जेक्ट को सॉरी इन तीनों जो है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को मिलाकर हमने एक सेंटेंस तैयार कर दिया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसका मतलब वह एक किसान है, ठीक। मैंने इसको तैयार कर दिया। उसके बाद आते हैं मेन वर्ब। आखिर इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? आखिर क्या है जो इन दोनों के बीच का फर्क हमें दर्शाती है, ठीक। ये वर्ब। अब यहाँ पे मैं कहता हूं ही इज गोइंग टू फील्ड, ठीक। ही इज गोइंग टू फील्ड अर्थात वह खेत जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी हो गई सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर ये हमारी हो गई मेन वर्ब, जो कि मैं यहाँ पर ये मुख्य क्रिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मेन वर्ब आखिर क्या है। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ, तो बात यहाँ पे वर्ब की हो रही है। इसके पहले भी मैंने वर्ब के बारे में बात किया है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें हमारे ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैंने ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इन तीनों की मदद से मैंने एक सेंटेंस तैयार कर दिया और उसके बाद में सेम चीज यहाँ पर भी मैंने लिख रखी है। और यहाँ पे कारण क्या है? अगर किसी चीज को मैंने ऐड किया है तो ये मैंने ऐड किया है मेन वर्ब, ठीक है दोस्तों, मेन वर्ब। आखिर ये हमारा सब्जेक्ट हुआ जाकर। अब ये वर्ब हमें ये बताती है कि ये सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है। ये सब्जेक्ट जा रहा है, जैसे कि वह खेतों की तरफ जा रहा है, वो खेत में जा रहा है। कुछ भी समझ लीजिए कि अगर वो जा रहा है तो इसका जो मेन वर्क हुआ जाके वो ये हुआ जाकर कि वह जा रहा है। ये उसकी क्रिया बताता है कि आखिर वो क्रिया क्या करता है। और मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ा ही दिया था कि ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन होता है। एक हिसाब से अगर बात किया जाए तो एक हमारा टारगेट हुआ कहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे वह जा रहा है, आखिर वह कहाँ जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट को दर्शाता है कि आखिर वह इंसान अगर क्रिया कर रहा है तो कौन सी क्रिया कर रहा है। चलिए, यहां तक समझ में आया? आगे देखते हैं। मैं डेली की क्लास में बताता हूँ कि आपको इस चीज को नोट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप रफ वर्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसके बारे में देख सकते हैं कि वीडियो को रोक कर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। बात यहाँ पर हो रही है बी वर्ब की, ठीक है। ये हमारा बी वर्ब हुआ। अब बी वर्ब मुख्यतः हमारा तीन कंडीशन पे कार्य करता है, ठीक है। ये हमारी बी वर्ब हो गई, ठीक। मैं यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बी वर्ब, अब बी वर्ब हमें वर्ब, मैंने जैसे पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि वर्ब हमें समय बताती है कि आखिर ये सेंटेंस किस समय का है। नंबर एक, ये हमारी जो थ्री कंडीशंस होती हैं, नंबर एक हो गया ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया और ये हमारा पास्ट हो गया और ये हमारा फ्यूचर हो गया, ठीक। यहाँ समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वही टेंस वाला बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर सीखना है तो बेसिक से अभी आपके टेंस प्रारंभ होंगे, आज से ही थोड़ा बड़ा इसके बारे में पता चलेगा। बाकी टेंस मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए। अब ये हमारे काल हो गए, ये हमारा समय हो गया, ये हमारा वर्तमान हो गया, ठीक है।
ये हमारा भूत हो गया और ये हमारा भविष्य हो गया। ठीक है, हम इन्हीं तीन सब्जेक्टों के माध्यम से इस चीज का पता लगाते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट जो है वर्तमान की स्थिति में है या भूतकाल की स्थिति में है, अर्थात जो गुजर गया, या हमारा फ्यूचर की स्थिति में है। ये सारी कंडीशंस बताता है कि आखिर हमारा सेंटेंस किस वर्ग में कार्य करता है, टाइम बताता है। चलिए बात करते हैं बी वर्ब की। आखिर वर्ब क्या है? जैसे हमें कोई सेंटेंस मिलता है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में जिन वर्बों का प्रयोग होता है वो हमारी होती है क्या दोस्तों? इज, एम, आर। ये हमारी प्रेजेंट की वर्ब है। अब अगर बात किया जाए पास्ट की, तो इन्हीं इजैम आर की वजह से हमें इस चीज का पता चलता है कि हमारा सेंटेंस किस स्थिति का है, किस कंडीशन का और किस समय का है। ठीक है, ये हमारे समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये एक हिसाब से टाइम है। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं पास्ट की। जैसे कि आप सभी को पता है पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, बी वर्ब होती है, ये होती है वाज, वर। ठीक, जो कि एक सहायक क्रिया है, ये हमें समय बताती है। और अगला है हमारा फ्यूचर। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्यूचर की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये हमारी है विल बी। ठीक, यहाँ तक मैंने समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा बड़ी आसानी से। मैं समय का बिल्कुल विशेष ध्यान नहीं देता हूँ, बस मुझे मेन कारण ये है, मेन रीजन है कि मैं आपको इस क्लास को इस वजह से बड़ी कर रहा हूँ, एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको दोबारा इस क्लास को देखना ना पड़े। या कहीं भी अगर बात की जाए कि वर्ब क्या है, तो आपके बीच में, आपके जुबान में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि नहीं, हाँ आखिर वर्ब क्या है। आपको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्लो आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप बस क्लास को सॉरी स्किप मत करिए, स्किप मत करिए। आप लोग बहुत गहनता से इस बारे में देखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे का समय मैं आपसे लेता हूँ। जैसे कि ये हमारी तीन समय हो गया, ये हमारे काल हो गए, फिर टेंस हो गए, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनकी ये वर्ब हो गई, बोले तो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वर एंड विल बी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेता हूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ, वह मेरा भाई है। ठीक है, वह मेरा भाई है। अच्छा, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको कॉमन लैंग्वेज का यूज करूंगा, जो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में काम आ सके। वह मेरा भाई है, भाई है। अब यहाँ पे कैसे पता चला कि ये हमें प्रेजेंट का है? तो इस चीज को हमें यह है दर्शाता है। अगर ये मान के चलिए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है आता है, तो इस चीज का हमें पता चलता है कि कोई चीज है, वर्तमान में प्रेजेंट है। तो वर्तमान में अगर कोई चीज है तो उसके बारे में हमें बात करना है कि आखिर इस सब्जेक्ट में हमारी वर्ब क्या होगा, सॉरी वर्ब क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा और सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता रखा था कि जिसके बारे में बात करनी हो वो हमें सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ही, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। और यहाँ पे ये देखो, ही है, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब नाउन प्रोनाउन कुछ भी अगर सिंगुलर है तो उसमें हमें इज का प्रयोग करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि मैंने इस सब्जेक्ट का यूज किया ही। अब ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर पर्सन है, जैसे वह मेरा भाई है, भाई सिंगल है ना, सिंगुलर है वो, तो वहां पे मैं ही का प्रयोग करूंगा। इसके साथ में, ही के साथ में एक वचन है, इस वजह से मैं इसमें इज लगाऊंगा। ये हमारी वर्ब हुई जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अगर मैं इसी सेंटेंस को सेम भाषा में अगले काल के लिए, अगले टेंस के लिए इसको मैं व्यवस्थित करता हूं, जैसे कि यहाँ पे वह मेरा भाई, सॉरी, वह मेरा भाई था। ठीक, वह मेरा भाई था। तो यहाँ पर हमें ये कैसे पता चला कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट का है, अर्थात भूतकाल का है। ठीक है, तो हमें यह सेंटेंस में ये था, मुझे ये बता रहा है कि यह पास्ट का
सेंटेंस है, और हमें इस वर्ब के लिए, इस वर्ब के माध्यम से, इस वर्ब की सहायता से हमें इस सेंटेंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने फिर यहाँ पे बताया, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ जाकर ही। अब यहाँ पर मैं इज नहीं लगाऊंगा, इज इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये हमारा पास्ट का है, और हर एक टेंस की एक अपनी अपनी कंडीशंस होती है, एक सिस्टम होता है, एक रूल्स होता है, जो कि एक अपनी तरह से वर्क करता है। अब मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पे ही इज लगा दूंगा तो ये था जो है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा यहाँ पे। तो अगर था है, तो इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ही, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ जो कि सेम है। उसके बाद में इस था की वजह से कि हमारा बहुत काल में सेंटेंस जा रहा है, तो इस वजह से मैं, वह मेरा भाई था, सिंगुलर होने के नाते, कि सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, इस वजह से मैं वाज का प्रयोग करूंगा। ही वाज माई ब्रदर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। उम्मीद ये है कि आपको इस चीज के बारे में पता होगा, लेकिन पता है फिर भी आप अगर इसको बेसिक से समझते हैं तो आपका जो पता है वो आपका एक बार फिर से मजबूत हो जाएगा, आपका ये बिल्कुल टिकाऊ हो जाएगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अब यही बात सेम पोजीशन आती है फ्यूचर की तरफ। मैं इसी सेंटेंस को जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, वह मेरा भाई होगा। ठीक है, वह मेरा भाई होगा। ठीक, सेम सेंटेंस है, वह मेरा भाई होगा। ठीक, अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमारा सेम है ही। अब हालांकि ये फ्यूचर का होने के नाते इस फ्यूचर की कुछ कंडीशंस हैं, जिसके जो अपने खुद के रूल्स है। जैसे कि अगर फ्यूचर का यहाँ पे बात आई, वह मेरा भाई होगा। अब ये होगा हमें इस चीज को संकेत करता है कि यह भविष्य की बात कर रहा है, अर्थात भविष्य की बात ये कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा फ्यूचर का है तो हमारी कंडीशन ये हुई कि हमें विल बी हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हमें सेंटेंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे ही, अब मैंने यहाँ पे जैसे कि स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ, कोई भी यहाँ पे नहीं लिखा। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी स्ट्रक्चर के थ्रू कार्य करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा ही, उसके बाद ये हमारी वर्ब हो गई, इसमें मेन वर्ब हमारी नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब हमारी कहाँ पे काम आती है? जैसा कि मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया था, वह खेत जा रहा है, खेत जा रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिया बताई गई है, ही इज गोइंग टू फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी जो है, ये हमारी मुख्य क्रिया हुई जाकर के, जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था। और यहाँ पे हमारी कोई मुख्य क्रिया नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर हमारा सेंटेंस तैयार हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी कोई मुख्य क्रिया नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि मैंने कहा, ही विल बी माई ब्रदर। ठीक दोस्तों, ही विल बी माई ब्रदर। अब ये मैंने विल बी क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस हमें यह बताता है कि यह सेंटेंस हमारा भविष्य का है, फ्यूचर का है। इस वजह से हमें विल बी हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ा। चलिए, यहाँ तक समझ में आया आपको? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। बस आप लोग बिल्कुल धैर्य से क्लास में जुड़े रहिए। आप लोगों को बिल्कुल समझ में ना आए, जहां पर ना समझ में आए, मैं आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद में मैं बिल्कुल उस चीज को सुधार करूंगा, उस पर ध्यान दूंगा। जो भी है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगे कि नहीं, हाँ बेहतर है हमारे लिए, तो अपने साथ साथ दो चार लोगों को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी आपके माध्यम से इस चीज का पता चले। जस्ट अ मिनट। चलिए आगे देखते हैं। गर्मी बहुत है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, बी वर्ब। अब हम बी वर्ब में बात करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पे मैं बात करता हूँ बी वर्ब इन प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट, हम प्रेजेंट की बात करते हैं बी वर्ब में। आखिर ये कैसे कार्य करता है? इसकी डेफिनेशन ये होती है, डेफिनेशन
अर्थात परिभाषा, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की स्थिति के बारे में, की स्थिति के बारे में वर्तमान में बात की जाती है, तो वहां पर प्रेजेंट टेंस की कंडीशन के हिसाब से, प्रेजेंट टेंस के रूल्स के माध्यम से सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, माध्यम से सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को हम वर्तमान काल में अर्थात प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो वहां पर हमें इसकी कंडीशंस, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की स्थिति के बारे में वर्तमान में बात की जाती है तो वहां पर प्रेजेंट टेंस के रूल्स के माध्यम से सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस का जो माध्यम हुआ जाकर वो क्या है दोस्तों, अब प्रेजेंट टेंस की हमारी जो वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब जो हमारी प्रेजेंट टेंस की हैं वो क्या है, जैसे कि मैंने बताया प्रेजेंट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको अभी बताया इज, एम, आर। ठीक, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बताते हैं तो आपको इस प्रकार इस सेंटेंस को बनाना है कि जैसे कोई सेंटेंस है हमारे साथ में, अब इज, एम, आर, जैसे इज, एम एंड आर, तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आया दोस्तों। उसके बाद में हमारा आता है एम। ठीक है, आई के साथ में, आई के साथ में सदैव एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात की जाती है आर की, जैसे कि यहाँ पर यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, अर्थात बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ताओं के साथ में हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, साथ में आर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे बताया है मैंने, आप फिर से देख लीजिए, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सदैव इज लगाया जाता है, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आई के साथ में सदैव एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी कारण में अगर हमें इन सब्जेक्ट के माध्यम से हमें कोई सेंटेंस बनाना होता है तो हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ में हमें कौन सा वर्ब यूज करना है। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आया। चलिए, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको आगे समझाना चाहता हूं कि बात इज, एम, आर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ठीक, अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम इन सभी सेंटेंसों को बना सकते हैं। ये हमारा हुआ जाकर स्ट्रक्चर। ठीक, अब यहां पर अगर हमें किसी सब्जेक्ट को बनाना है तो एक सब्जेक्ट को बनाने के लिए हम 5 तरीके प्रयोग करते हैं कि हम एक सब्जेक्ट को 5 प्रकार से कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। और ये हमारा हुआ जाकर सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद में हमारी हो गई वर्ब, ठीक। उसके बाद हमारा ये हो गया ऑब्जेक्ट। इनके थ्रू ही हम कार्य करते हैं कि आखिर ये वर्ब, सब्जेक्ट एंड सॉरी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सभी सेंटेंस को हम आपस में बनाते हैं। तो ये तो हमारी मेन स्ट्रक्चर हुआ जाकर, ये हमारा मुख्य स्ट्रक्चर है। इसके बाद में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, स्पेस कम होने के नाते मैं इसमें थोड़ा सा और सुधार करता हूँ, बस एक मिनट। ये हमारी हो गई वर्ब, बी वर्ब, ठीक। बात की जा रही है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की। उसके बाद में ये हमारा मुख्य जो हुआ जाकर स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पर अब बात यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारी ये वर्ब है। आखिर प्रेजेंट की हमारी वर्ब क्या है, इज, एम, आर। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं निगेटिव की, तो हमें इसका निगेटिव कैसे कैसे बनाना है, इसके लिए हमें सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ में आ रहा है, ये हमारा निगेटिव हुआ जाकर, ठीक। यहाँ पर अब ये हमारा आता है इंट्रोगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक, ठीक। यहाँ पे क्या है, जैसे कोई सब्जेक्ट है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इज, एम, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आगे क्या है, एक आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। ये हमारा जो हुआ इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ जाएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इज, एम, आर, इज, एम, आर। उसके बाद में ये हमारा है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो। उसके बाद में हमारा आता है डब्ल्यूच वर्ड, डब्ल्यूच वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड का मतलब होता है कि जैसे कि आखिर, मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, जैसे कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है आपस में, तो वहां पे ऐसे सेंटेंस आते हैं कि आखिर वह क्यों है। जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए कि वह एक डांसर है, ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल है। तो यहाँ पर जो है वह डांसर है, वह डांसर नहीं है, वह डांसर क्यों है, सॉरी, क्या वह डांसर है, क्या वह डांसर नहीं है, और क्या वह डांसर क्यों है। ये हमारा जो यहाँ पर क्यों आया बीच में, ये हमारा डब्ल्यूच वर्ड है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डब्ल्यूच वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट हुआ जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको दोस्तों। ये हमारे सभी स्ट्रक्चर जो हैं, ये हमें प्रेजेंट के लिए वर्क करते हैं, ये हमें प्रेजेंट में कार्य करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब मैं सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ऊपर से बताता हूँ, ठीक। यहाँ तक आपने कर लिया, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस का, ठीक है, सिंपल। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर हम किसी व्यक्ति को कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा वह बहुत चालाक है, ठीक है, वह बहुत चालाक है। तो ये हुआ जाकर ही, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। अब ये ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि ही के साथ में इज का प्रयोग करते हैं, ही इज अ वेरी क्लियर, ही इज, सॉरी,
वेरी क्लीवर। क्लीवर मीन्स होता है चालाक, ठीक। अब ये हमारे मैंने इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया। अगर हम इसी को जैसे कि यहाँ पर वह बहुत चालाक है, अब हमें बनाना है कि वह बहुत चालाक नहीं है, ठीक है। वह बहुत चालाक नहीं, जो कि इस स्ट्रक्चर के फॉर्मूले के हिसाब से हमें बनाना है। उसके बाद में जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया ही इज, उसके बाद में हमारा क्या है, इज एम आर के बाद में नॉट। ही इज नॉट वेरी क्लीवर। ही इज नॉट वेरी क्लीवर। अब यहाँ पे बात आती है, क्या वह बहुत चालाक है, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है, अर्थात सहायक क्रिया को आगे करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इज, उसके बाद में ये हमारा हो गया, फिर क्या है सब्जेक्ट, इज ही वेरी क्लीवर, अर्थात क्या वह बहुत चालाक है, ठीक है, क्लीवर। उसके बाद में ये हमारे तीन हो गए। अगला क्या आता है, इंट्रोगेटिव, ठीक। यहां तक मैंने आपको निगेटिव बताया, ये हमारा इंट्रोगेटिव क्या, यहां मैंने बना के बता दिया क्या हुआ, बहुत चालाक है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगर कोई सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव में आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा क्या हुआ बहुत चालाक है, अब इसका हमारे अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो वो होता है क्या हुआ बहुत चालाक नहीं है। तो हमें इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देखना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद में इज ही, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब ली, ठीक है। और इसके बाद में ये हमने सब्जेक्ट लिया, इज ही नॉट, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिया, इज ही नॉट वेरी क्लीवर, क्या वह बहुत चालाक नहीं है। अब यहां तक समझ में आया। अब अगला सेंटेंस जो हमारा बनता है वो लास्ट है कि वह, जैसे कि मैंने कहा, वह बहुत चालाक क्यों है, ठीक है, वह बहुत चालाक क्यों है। तो अगर हमें ये क्यों डब्ल्यू वर्ड, आखिर ये वाई, ये हमारा डब्ल्यू वर्ड है, तो इसको हमें सबसे पहले रखना है। क्यों, क्योंकि यह बीच में है, ठीक है। अगर यही स्ट्रक्चर, अगर क्या हुआ जैसे कि मैंने अभी इसमें बताया क्या हुआ बहुत चालाक नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा डब्ल्यू वर्ड है वो हमारा पहले से स्टार्ट हो रहा है। पहले से स्टार्ट होने के नाते हम यहाँ पर डब्ल्यू वर्ड से नहीं, हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई शब्द क्यों, क्यों कैसे, मतलब क्यों कैसे क्या, ये सारे सब्जेक्ट अगर बीच में आते हैं, डब्ल्यू वर्ड बीच में आते हैं, तो हमें उसी डब्ल्यू वर्ड की मीनिंग से, उसी डब्ल्यू वर्ड शब्द से हमें सेंटेंस की शुरुआत करनी है। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक नहीं है, क्या वह बहुत चालाक है, क्या वह बहुत चालाक नहीं है। ही इज वेरी क्लीवर, ही इज नॉट वेरी क्लीवर, इज ही वेरी क्लीवर, इज ही नॉट वेरी क्लीवर, ठीक है। अब आता है हमारा डब्ल्यू वर्ड, डब्ल्यू, वह बहुत चालाक क्यों, क्यों है। जैसे कि मैंने कहा वह बहुत चालाक क्यों है, तो हमें क्यों का सबसे पहले उसका जो है हमें सेंटेंस सबसे पहले बनाएगा। व्हाई इज, सेम स्ट्रक्चर, व्हाई इज ही, जैसा कि सब्जेक्ट, व्हाई इज ही वेरी क्लीवर, वेरी क्लीवर, ठीक दोस्तों, यहां तक समझ में आया। तो ये हमारा सेंटेंस, ये हमारे पांचों जो सेंटेंस है ये इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से है, जो कि मैंने आपको बताया। ही इज वेरी क्लीवर, ही इज नॉट वेरी क्लीवर, इज ही वेरी क्लीवर, इज ही नॉट वेरी क्लीवर, व्हाई इज ही वेरी क्लीवर, ठीक है। अब यही सेंटेंस नहीं, अब आपको क्या आता है, प्रैक्टिस की बात आती है, प्रैक्टिस की। आप ऐसे ही एक सेंटेंस तो मैंने आपको बता दिया कि वो बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि कोई सब्जेक्ट सेंटेंस ले लेते हैं, जैसा कि हमें कोई भी अपने मन में सोच लीजिए, आपको बनाना है। जैसे कि मैं व्यस्त हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा मैं व्यस्त हूँ, ठीक दोस्तों, मैं व्यस्त हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसके 5 बनाऊंगा तो इसी तरीके बनाऊंगा, आई एम बिजी, आई एम नॉट बिजी, मैं व्यस्त नहीं हूँ, क्या मैं व्यस्त हूँ, एम आई, एम आई बिजी, ठीक है। अगला क्या आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, एम आई नॉट बिजी,
ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे 4 सेंटेंस, अगर यहाँ पे आज मैं बिजी क्यों हूँ, वाई आई बिजी, ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया। तो इस तरीके के कम से कम 5 सेंटेंस आप अपने मन में सोचकर, आप उसी स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं, उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इन सभी सेंटेंसों को आपस में बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं एक शब्द बोल रहा हूं कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, एम आई टीचर, एम आई नॉट ए टीचर, मैं टीचर क्यों हूं, वाई एम आई टीचर। तो आपको बिल्कुल से इन चीजों को ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर के माध्यम से सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको क्लास अच्छी लगी, आपको बेहतर से समझ में आया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अपने उन ज़रूरतमंद दोस्तों को, भाइयों को, रिश्तेदारों में जो भी वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बनाए रखिए ऐसे ही प्यार दुलार। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों के अगर ऐसा ही आशीर्वाद सहयोग रहा, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारी क्लास पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।